हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके गाइस। लेक्चर 9 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तक हमने फिनिश कर लिया था। आज लेक्चर 10 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। स्वागत है आपका नीट नेविगेटर कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक जैन। एंड गाइस, लेक्चर 10 में आज अपना मेन टारगेट होगा जो हम लोग करंट कैरिंग वायर पर, एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पे जो अपन फोर्स एग्जिबिट जो होता है, फोर्स का एनालिसिस अपन ने स्टार्ट किया था। और मेनली अपने ओवरऑल कंक्लूजन्स आप रिकॉल करो तो हमारा मेन फॉर्मूला, जो एक्चुअल फॉर्मूला था, वो तो था आई इंटू डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, है ना। तो वो रिजल्ट्स अपन एक बार रिकॉल कर लें अपने दिमाग में, सारा एक बार रिवाइंड कर लो क्या क्या पढ़ा था लेक्चर 9 में और 10 में। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आज और सीखने मिलने वाला। सो गाइज, लेक्चर 9 में अपना मेन बात हुई थी कि आई इंटू डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन वो अपना जनरल फॉर्मूला रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुई तो 3 केसेस बनेंगे। तो 3 केसेस में से अगर स्ट्रेट वायर है तो फॉर्मूला बिकेम आई इंटू एल क्रॉस बी, बी आई एल साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल? एल और बी के बीच का एंगल लेगा। लेंथ वेक्टर कहां लेना है? जिस तरफ करंट चल रहा होगा उस तरफ लेना है। केस 2, अगर कर्व्ड वायर है, रैंडम शेप है, आर्बिट्ररी शेप है, देन फॉर्मूला बिकम्स आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी, बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा। और इस बार थीटा एल इफेक्टिव और बी के बीच में होगा। और अगर क्लोज्ड लूप ले लिया तो एल इफेक्टिव 0 हो जाने के कारण आपका फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो ये पूरा एनालिसिस अपन ने लास्ट टाइम फिनिश किया था। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग कर चुके थे और इसी में अब मैं एक नेक्स्ट एजेंडा आज पिक कर रहा हूं। दैट इज गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। अगर मान लीजिए 2 पैरेलल वायर्स मैंने कंसिडर किए, ये अपना मेनली आज का पहला एजेंडा है। और फिर अपन अगेन मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। सो 2 वायर्स, 2 current carrying parallel wires। ठीक है, इस मैटर पे अपन पहले आज बात कर रहे हैं कि अगर 2 वायर्स अपन एक दूसरे के पैरेलल प्लेस कर लें और वो पैरेलल प्लेस करने के बाद उनमें मान लीजिए मैंने कुछ करंट फ्लो कराया। ये मैं 2 लॉन्ग वायर्स, इनफाइनाइट वायर्स कंसिडर कर रहा हूं। सो लेट्स से ये एक वायर अपन ने कंसिडर किया और इसके पैरेलल यहां पर एक वायर ये प्लेस कर लिया। ठीक है, और इसमें मान लो लेट्स से ये I1 करंट चल रहा है और यहां पर इसके अंदर I2 करंट चल रहा है। एंड द गैप बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज D। ठीक है, एज आई मेंशन्ड अपन 2 इनफाइनाइट वायर्स अभी कंसिडर कर रहे हैं, 2 लॉन्ग वायर्स अपन ने ले रखे हैं। और फिर इन दोनों में आपस में कितना फोर्स है, एक वायर दूसरे पर कितना एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा वाला पहले पर कितना एक्सर्ट कर रहा है, वो अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। दोस्तों, स्ट्रेट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड का लगाया हुआ फोर्स मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं एज बी आई एल साइन थीटा। कर्व्ड वायर बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा, क्लोज लूप 0, वो केसेस पढ़ लिए थे। अब ये एक स्पेशल सिनेरियो है कि अगर 2 वायर्स एक दूसरे के पैरेलल पड़े हों तो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा। दैट इज द एनालिसिस राइट नाउ। ओके, सो मान लेते हैं कि मैं एक्चुअली इस केस में ना फोर्स मान लीजिए मैं सेकेंड वाले पे कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्सर्टेड बाय 1। ठीक है, सेकंड वाले वायर पे फर्स्ट वाला वायर कितना फोर्स लगाएगा वो अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। बट द पॉइंट इज, फर्स्ट वाला वायर सेकंड वाले पे फोर्स लगाएगा क्यों? ये सोच के देखो, फर्स्ट वाला वायर सेकंड वाले पे फोर्स क्यों लगाएगा। एक्चुअली क्या होगा देखो कि फर्स्ट वाले वायर में जब आप करंट चला रहे हो ना, तो फर्स्ट वाला सेकंड के इलाके में, सेकंड के घर पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फॉर्मूला आपको पता है, इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर से फील्ड निकाल लोगे। तो फर्स्ट वाला वायर सेकंड के इलाके में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। किस तरफ बनाएगा? पाम रूल से चेक करना। ये करंट के अलोंग थंब प्लेस किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले तो मैग्नेटिक फील्ड इस इलाके में जो बन रही है वो इनवर्ड्स बन रही है ना। और वो किसकी बनाई हुई है? तो ये फर्स्ट वाले वायर की बनाई हुई है। तो एक्चुअली सेकंड वाला वायर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड दैट्स व्हाई इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सिमिलरली फर्स्ट वाला वायर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, तो दैट्स वाई वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वैसे भी यार थर्ड लॉ के हिसाब से देखो तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से भी तो ये 1 और 2 पे फोर्स लगाएगा, 2 1 पे लगाएगा, वो सब तो होना ही होना है। तो मान लेते हैं, चलो मैं सेकंड पे फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं फर्स्ट की वजह से। नाउ गाइस देखना, ये स्ट्रेट वायर का मैटर है और इस वायर के लोकेलिटी में देखो तो इस वायर का हर पॉइंट फर्स्ट वाले वायर से D डिस्टेंस पे है।
तो सेकंड वाले वायर के एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी हुई है? तो μ0I1/2πd। ऑल्दो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो यहां अलग होगी, इधर अलग होगी, यहां अलग होगी, बट द पॉइंट इज हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा जो ये वायर है ना, सेकंड वाला वायर, इसके हर पॉइंट पर ये सेम मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है बिकॉज वो d डिस्टेंस पे है। तो μ0I1/2πd वही फील्ड बनेगी हर जगह। तो सेकंड वाले वायर पे जो फर्स्ट वायर फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा BIL sin 90, है ना। मैं एक एक टर्म आपको समझाता हूं इसमें। sin 90 फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्यों लिखा? बिकॉज फर्स्ट वाला वायर उधर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना वो इनवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड हो गया। और इस वायर पे जिस पे आप फोर्स निकालने वाले हो उसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दोस्तों BIL sin थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर तो हो गया करंट के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनी हुई, एंगल हो गया 90 डिग्री, साहब ये लग दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है? मैग्नेटिक फील्ड आएगा फर्स्ट का। फर्स्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस इलाके में। करंट आएगा सेकंड का जो फोर्स झेलने वाला है। और अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो सेकंड वायर है ना, इस सेकंड वायर का कोई L लेंथ का सेगमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं। ये L लेंथ का मैं सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं जिस पर मुझे फोर्स निकालनी है। ये तो मैंने एक तरह से इनफाइनाइट वायर ले लिया ताकि मैं फील्ड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाऊं। और इस वाले वायर में मैं इसका कोई L लेंथ का सेगमेंट देख रहा हूं जिस पे मुझे फोर्स निकालनी है। तो दोस्तों इस L लेंथ के सेगमेंट पे फर्स्ट वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बना रहा है? तो वो μ0I/2πr से निकाल लेंगे। करंट किसका लेना है? जो फोर्स झेल रहा है उसका करंट उठाओगे ना भाई। अपन I करंट कैरी करता हुआ वायर किसी B मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो फोर्स होता था BIL sin थीटा। तो I तो उसका आएगा जो फोर्स झेल रहा है, तो I2, और लेंथ ये जिस पर मैं फोर्स निकाल रहा हूं। तो देखो इसमें आगे बढ़े तो दिस इज F21 इक्वल्स B1। अब B1 कितना है? तो दिस इज μ0I1/2πd, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट वाला वायर क्रिएट कर रहा है। फिर करंट अपन देखें तो I2 आ जाएगा, और लेंथ जो है वो इस लेंथ की जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं वो आ गया sin 91 हो गया। तो मेरा फोर्स जो आया गाइस, दिस फोर्स इट कम्स आउट एज μ0I1/2πd। ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लेंथ, ऑन दिस L लेंथ ऑफ दिस वायर। तो एक तो ये आया। अब इसमें ना ऐसा करते हैं, इस लेंथ को अगर मैं फोर्स के डिनोमिनेटर में ले लूं, इस लेंथ को अगर मैं फोर्स के डिनोमिनेटर में ले लेता हूं तो मेरे पास रिजल्ट जो बचेगा ना, दैट इज μ0I1/2πd। एक बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट पे अल्टीमेटली गाइस अपन पहुंच रहे हैं कि F/L क्या कहलाएगा? दिस इज अ फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ। F/L का मतलब हो गया तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सेकंड वाले पे फोर्स निकालना था फर्स्ट की वजह से, तो फर्स्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और सेकंड वाला फोर्स झेलेगा। तो फर्स्ट वाले ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया? B1, और सेकंड वाले ने कितना फोर्स झेला? तो BIL sin थीटा। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल था। B1 फर्स्ट वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? तो μ0I/2πd। सेकंड वाला कितना फोर्स झेल रहा है? तो सेकंड का करंट लिखा और सेकंड का L लेंथ का वो सेक्शन लिया जिस पे मैं फोर्स निकाल रहा था। तो ये वो फोर्स की वैल्यू आई थी। अब ये लेंथ में इसके डिनोमिनेटर में ले रहा हूं, तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना, ये बन रहा है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ का। ये जो एक्सप्रेशन अपन देख रहे हैं, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। और ये अपना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है दैट द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज μ0I1/2πd। जैसे आपका K(q1 q2/r²) आपके लिए बहुत ऑब्वियस है, जैसे Gm1 m2/r² आपके लिए बहुत ऑब्वियस है, उसी तरह से दो पैरेलल वायर्स, दोस्तों ये केवल पैरेलल वायर्स में ही लगाना है, कोई से भी रैंडम तारों के बीच मत लगाना ये फॉर्मूला। केवल दो पैरेलल वायर्स जो d डिस्टेंस पे पड़े हैं, द फोर्स इज गिवन बाय μ0I1/2πd। बट ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला है ये टोटल फोर्स का नहीं है, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मान लो आपने ये फॉर्मूला लगाया और पता किया कि भाई यूनिट लेंथ में इतना फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं, हमको तो 20 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है ना उसका, उस पे फोर्स निकालनी है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि इसके यूनिट लेंथ पे अगर इतना फोर्स लग रहा है तो इसके L डैश लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा? मल्टीप्लाइड बाय L डैश।
तो ये जो अपन ने लिखा है ये अपन नोट करेंगे ध्यान से। दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d is the force exerted पर यूनिट लेंथ, है ना। ये फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ है, ये टोटल फोर्स नहीं है। तो न्यूमेरिकल में अगर टोटल फोर्स बोलेगा ना तो सामने वाले की लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कहते हुए कि यूनिट लेंथ पे अगर इतना फोर्स लग रहा है तो आपकी दी हुई लेंथ एल पे कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय एल। वो मैं अभी आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करके बताऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। बट ये जो पैरेलल वायर्स हैं ये एक दूसरे पे था। अच्छा, ये F12 निकाला होता तो थर्ड लॉ के हिसाब से F12 भी उतना ही आता ना। वो तो ऑब्वियस है कि यार न्यूटन्स थर्ड लॉ तो वायलेट नहीं होएगा। तो अगर आप F12 भी निकालते तो मैग्नेटिक फील्ड 2 का आ जाता, करंट इसका आ जाता और रिजल्ट आपका यही आना था सेम। नाउ द पॉइंट इज अबाउट डायरेक्शन, है ना। फोर्स का वैल्यू तो अपने निकाल लिया, अब डायरेक्शन के बारे में क्या कंक्लूजन है, डायरेक्शन के बारे में क्या बात है वो सीखते हैं। फाइन, सो गाइस देखना, फर्स्ट वाले वायर ने सेकंड के इलाके में इनवर्ट फील्ड बना रखी थी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये वायर किस तरफ फोर्स झेलेगा, तो मैंने आपको बताया कि फोर्स का हमारा फॉर्मूला था I इंटू एल क्रॉस बी। तो डायरेक्शन के लिए आपको एल क्रॉस बी देखना है। तो देखो इसका लेंथ वेक्टर तो करंट के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एल क्रॉस बी कर रहे हैं तो इस तरफ फोर्स आ रहा है, मतलब ये वाला वायर उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। सिमिलरली आप देखो ये वायर जो है वो उस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनाता, पाम रूल से चेक करना कि ये उस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो आउटवर्ड्स होगी। तो इस जगह पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आती सेकंड की वजह से, ठीक है। अब फर्स्ट वाला किस तरफ फोर्स झेलता, तो फर्स्ट के लिए एल क्रॉस बी लगा के देखो, तो इसका लेंथ वेक्टर करंट के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, एल क्रॉस बी कर रहे हैं तो इधर फोर्स आ रहा है, वो वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे ही आप ये चेक करते हो ना, कंक्लूजन आपको ये मिलेगा कि जब भी दो पैरेलल वायर्स में लाइक करंट्स हैं, लाइक करंट्स मतलब दोनों करंट्स सेम डायरेक्शन में हैं, इन दैट केस द वायर्स विल अट्रैक्ट। ये आपका चार्जेस वाली थ्योरी से ऑपोजिट रिजल्ट है ना। चार्जेस में क्या होता था कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। यहां उल्टा है, यहां पे लाइक करंट्स विल अट्रैक्ट और अनलाइक होते ना ऐसे, अनलाइक अगर होते तो आप रिपल्सिव फोर्स प्रूव कर पाते। तो यहां अभी जैसे मैंने बोला इस वाले वायर में एल क्रॉस बी फोर्स लेफ्ट में आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, और इस वाले वायर पे एल क्रॉस बी फोर्स राइट में आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन के लिए क्या फंडा है, दैट इफ वी हैव लाइक करंट्स, तो द लाइक करंट्स विल अट्रैक्ट एंड अनलाइक करंट्स विल रिपेल। ठीक है, तो इस वाले केस में जब पैरेलल वायर वाला मैटर आएगा ना, तो उसमें कभी भी एल क्रॉस बी से डायरेक्शन चेक मत करना। आपके पास डायरेक्ट मेथड है कि अगर वो लाइक करंट्स वाला मैटर है तो सीधा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर लो, अनलाइक है तो रिपल्शन के हिसाब से बनाओ, एल क्रॉस बी से अलग से चेक नहीं करनी। बस ध्यान रहे गाइस, ये पूरा थ्योरी तभी अप्लाई करना है व्हेन द वायर्स आर पैरेलल। लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसा एक एग्जाम्पल कराया था इस तरह का, उसमें आप इन दोनों में फोर्स ना ये वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, ये केवल तभी अप्लाई होगा व्हेन द वायर्स आर पैरेलल। तो ये फोर्स हो गया, बस ध्यान रहे ये 1-2 पे निकालें या 2-1 पे, यही आंसर है। और ये जो फोर्स है टोटल फोर्स नहीं है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ, राइट। तो ये एक सेक्शन अपने मतलब वायर्स के केस में एक और मैटर अपने क्लोज किया, ठीक है। फिर एक सिचुएशन और देखो, एक और पॉइंट जो अपने को नोट करना है, नोटिस करना है गाइज, कि अगर मैं मान लीजिए एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं, ठीक है। इसमें मैंने अगर एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया और इस इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इफ आई प्लेस अ वायर, एक क्लोज्ड लूप में प्लेस कर रहा हूं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा एक क्लोज्ड लूप मैंने रखा और एक क्लोज्ड लूप में लेट्स से द करंट इज इन दिस फॉर्म, ये आई करंट इसमें चल रहा है। अब ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि सिंस ये क्लोज्ड लूप है ना, तो इसका एल इफेक्टिव तो जीरो है, इसका एल इफेक्टिव जीरो है। एल इफेक्टिव जीरो है, दैट मींस द फोर्स ऑन दिस वायर, द फोर्स ऑन दिस लूप इज गोइंग टू बी जीरो।
एक क्लोज्ड लूप, करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। पढ़ चुके हैं अपन केस 3, पिछले लेक्चर का केस 3। तो इसमें नेट फोर्स तो जीरो है, बट आप ये समझो नेट फोर्स जीरो है, दैट्स ओके, बट क्या इस वायर के हर छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स जीरो है क्या? जैसे इस वायर का मैं स्मॉल एलिमेंट डीएल ये ले रहा हूं, डीएल करंट की दिशा में लेना होता है, तो ये डीएल लिया, तो आप देखना गाइस इस डीएल एलिमेंट पे फोर्स किस तरफ है? तो डीएल क्रॉस बी, आई इंटू डीएल क्रॉस बी, आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। इस स्मॉल एलिमेंट की अपन बात करें, यहां इसके सामने मान लो एक एलिमेंट है, तो ये डीएल एलिमेंट, इसका डीएल क्रॉस बी करोगे तो इस तरफ फोर्स आएगा। तो इसके जितने भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं ना वायर के, उन सब एलिमेंट्स पे कुछ ना कुछ फोर्स आ रहा है, बट नेट फोर्स जीरो क्यों हो गया? बिकॉज इस वाले एलिमेंट पर अगर ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसके सामने कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिस पे ऑपोजिट फोर्स लगेगा और वो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स तो जीरो है, अग्रीड, नेट फोर्स तो जीरो है, बट द फोर्स ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द वायर इज नॉन जीरो। वो सारे फोर्सेस जब वेक्टर एडिशन के फॉर्म में हमने मिलाए तो आपस में कैंसिल होकर टोटल जीरो बनाया। सो द नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, है ना? वो तो ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, बट एवरी एलिमेंट डीएल ऑन द लूप experiences a non-zero force, है ना? Of course you will agree with this point कि हर एलिमेंट पे एक नॉन जीरो फोर्स लग रहा है। अब किस तरफ लग रहा है वो भी चेक करो। अभी अपनी बात हुई थी इसमें सबके ऊपर फोर्स जो लग रहा है दैट इज आउटवर्ड्स। ये डीएल क्रॉस बी ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। आप देखो यहां अगर डीएल एलिमेंट मैंने इधर लिया होता तो ये डीएल क्रॉस बी इधर बाहर की तरफ आ रहा है, तो हर एलिमेंट पे ऐसे आउटवर्ड फोर्स आ रहा है। तो दिस लूप विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड, और एक्सपैंड होकर अपना एरिया मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज अमंग्स कॉमन शेप्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, अमंग्स कॉमन शेप, जो मैक्सिमम एरिया होता है ना, एक ही तार से बनाया हुआ ट्रायंगल, उसी तार से बनाया हुआ रेक्टेंगल, उसी तार से बनाया हुआ स्क्वायर, सर्कल, द सर्कल हैज द मैक्सिमम एरिया। तो जैसे इन सब एलिमेंट्स पे ऐसे आउटवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो दिस विल नाउ ट्रांसफॉर्म टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, ये जो लूप आपने रखा हुआ था ये सर्कुलर शेप ले लेगा। सो दिस एक्सपैंड्स and transforms to a circular loop, है ना? लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि हर एलिमेंट पे आप देखें तो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो वो आई इंटू एल क्रॉस बी, ये फोर्स जो आ रहा है वो इस तरफ आ रहा होगा, ये आपका डी एफ, ये फोर्स आ रहा है। इस एलिमेंट पे देखें तो ऐसे फोर्स आ रहा है, डी एफ, ये फोर्स आ रहा है। तो हर एलिमेंट के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स आने वाला है, और वो सारे फोर्सेस इस लूप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एरिया मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रेडियली आउटवर्ड फोर्स जा रहा है, तो ऐसा सर्कुलर शेप का लूप बना लेगा, है ना? तो ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे करंट कैरिंग लूप रख रहा हूं तो ऐसा सर्कुलर शेप बना लेगा, राइट? सेकेंडली एक और पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि मान लो मैंने अगर ये करंट कैरिंग वायर रखा होता और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बस ये आई करंट कैरी कर रहा है, and there is no magnet, no external magnetic field, there is no external magnetic field। तो इस बार मैंने ऐसे एक्सटर्नल फील्ड कुछ भी नहीं लगाया, जैसे यहां एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी लगाया था ना, इस केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया। और अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अब सिचुएशन में क्या होना है। तो गाइज इस केस में भी दिस लूप जो रैंडम शेप का है ना, दिस विल अगेन अक्वायर अ सर्कुलर शेप, ये दोबारा से सर्कुलर शेप ही ले लेगा। क्यों? यहां कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दैट्स ओके। और एक्चुअली क्या हो रहा है इस लूप पे, यहां पे अगर आप एक एलिमेंट कंसिडर करोगे ना, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लो, तो इस डीएल के सामने एक और एलिमेंट होगा कोई ना कोई जो इसका ऑपोजिट करंट कैरी कर रहा है, ऐसे करंट चल रहा है इसमें। तो ये ना अनलाइक करंट्स वाला एक पेयर बन गया। ऐसे आप देखो, अगर आप यहां पे कंसिडर कर रहे हैं
तो इधर अगर आपने एक एलिमेंट कंसिडर किया डीएल, तो इसके सामने इधर ये एक डीएल एलिमेंट आएगा जो इसके ऑपोजिट करंट कैरी कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अनलाइक करंट्स के पेयर्स बन रहे हैं, एंड वी नो दैट अनलाइक करंट्स, अभी अपन ने सीखा था अनलाइक करंट्स विल रिपेल। तो ये सारे वायर्स एक दूसरे को आउटवर्ड रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। ये इसको बाहर की तरफ धक्का मार रहा है, ये उसको बाहर। जैसी आउटवर्ड रिपल्शन की फोर्स लग रही ना, तो अगेन दिस लूप हैज अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड एंड मैक्सिमाइज इट्स एरिया। सो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन in unlike current elements, the loop again acquires a circular shape। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड था तो भी उसी तरह का सिचुएशन बना, सर्कुलर शेप लगा लिया। और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो ये लोग आपस में ही मैग्नेटिक फील्ड बनाकर एक दूसरे को रिपेल करने लग गए बिकॉज ऑफ दैट अनलाइक करंट्स। तो अब अपने आपस के रिपल्शन के कारण ही ये अपना एरिया मैक्सिमाइज करेगा और वापस से सर्कुलर शेप ले लेगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ऐसे थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर मिले तो वहां पे अपने को काम में आते हैं। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन गाइज चलो अब पहले थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स पिक करते हैं, फिर थियोरी में और प्रोसीड करेंगे। राइट, तो देखिए नाउ वी हैव टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स। अब ये पैरेलल वायर्स वाले कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं अपने नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो। इट सेज टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स कैरी द सेम करंट एंड रिपेल ईच अदर विद द फोर्स F पर यूनिट लेंथ, है ना। ये फोर्स जो F लिखा हुआ है ये पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, ठीक है साहब। नाउ इफ बोथ दीज करंट्स आर डबल्ड, करंट डबल किया है। अच्छा, पहले तो बोल रहा है कि सेम करंट चल रहा था, अब सेम करंट है तो ऑफकोर्स लाइक करंट्स है, नहीं सेम वैल्यू ऑफ करंट और रिपेल कर रहे हैं, दैट मींस ऑफकोर्स अनलाइक करंट चल रहे होंगे। इफ बोथ द करंट्स आर डबल्ड एंड द वायर सेपरेशन इज ट्रिपल्ड, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड है। सो गाइज आपका फोर्स फॉर्मूला जो है पर यूनिट लेंथ का जो अपना फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट I1 I2, ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यार आप लोग करंट वैल्यू जो है एक तो उसको डबल कर दो। तो मैं इस वाले को डबल कर रहा हूं तो 2 का फैक्टर ये आएगा, फिर इसको भी डबल कर रहे हैं ना। इफ बोथ दीज करंट्स आर डबल्ड, ये दोनों करंट को अगर डबल किया है तो ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ओवरऑल 4 का फैक्टर आ गया। एंड डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, ये जो है इसको ट्रिपल करने की बात कर रहे हैं, ये वाला फैक्टर जो है वो ट्रिपल किया है, ठीक है। तो यहां पे 3 का फैक्टर आ गया, तो ओवरऑल न्यूमरेटर में आपका 4 का फैक्टर आ रहा है और डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टर आ रहा है। तो आपका नया फोर्स जो आएगा, जो पहले F था ना, वो अब नया फोर्स 4F/3 हो जाएगा। तो दैट इज 4F/3, फिनिश, है ना। बिल्कुल सिंपल है आपका, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड है। फॉर्मूला अपन ने रिकॉल किया, बेसिक अप्लाई किया कि करंट को डबल कर रहे हैं तो ये डबल और ये डबल, तो 4 गुना तो ये हो गया, और ये ट्रिपल किया है तो 3 का फैक्टर यहां आ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो 4/3 का नया फैक्टर आ गया, तो जो फोर्स पहले F था अब वो 4/3 टाइम्स हो गया, तो 4F/3 बन गया, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नाउ इट सेज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगेन ये देखो हर जगह आपको ये नजर आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ between 2 straight conductors separated by a distance that much meters is इतना, the current in one of the conductor is ये, then the other conductor is। of course आपको सवाल रीड करते ही लग रहा होगा कि यार क्या लल्लू सा सवाल है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। बट दोस्तों अपने नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं, आपको केवल अपना रिजल्ट सही से रिकॉल करना होता है, यूनिट्स का आपको केयर करना होता है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस वगैरह का केयर करना है, और आराम से +4 बनता है ना। तो इजी क्वेश्चंस, रिपीटेटिव क्वेश्चंस को ही स्पीड और एक्यूरेसी से मैनेज करना सीखें, यही अपना मूल मंत्र है भाई। तो देखो इजी क्वेश्चन है बट कैलकुलेशंस वगैरह प्रॉपर बनाओ। तो अपना यहां पे फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L, फॉर्मूला क्या चल रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, इट्स म्यू नॉट I1 I2, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। इसमें एक करंट दे रखा है और दूसरा कैलकुलेट करना है, तो ठीक है ये I2, या मान लो इसी में अगर डेटा रखना है अपने को, तो F/L कितना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो दे रखा है 2 × 10⁻³
तो ये तो हो गया आपका 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। फिर μ0/2π, अब यार μ0/4π की वैल्यू 10⁻7 होती है, तो μ0/2π की हो जाएगी 2 इंटू 10⁻7, ये हो गया। फिर I1 I2 में से I1 10 एम्पियर है, I2 हमारा अननोन चल रहा है, एंड दैट अपॉन डी 2π तो अपन कर चुके हैं साथ में एडजस्ट, तो डी बचा। डी कितना है? डिस्टेंस 0.02 मीटर्स, तो 2 इंटू 10⁻² मीटर्स, ये मैनेज करना है। अब इसमें से फिर मुझे I2 कैलकुलेट करना है, तो ये तो गया साहब, ठीक है, ये मैनेज होकर 10⁻5 बन रहा है, और फिर ये I2 निकालना है, तो ये I2 में 2 का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। अब ये आपका 10⁻5 इंटू 10 किया तो 10⁻4, और ये 10⁻4 इधर गया तो 10⁻4 बन के गया, तो ये आपका 20 एम्पियर आ गया सिंपली, है ना, 20 एम्पियर आ रहा है, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। एक बारी कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, आई थिंक सही किया होगा। इट्स जस्ट दैट कि फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला लिखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ गिवन भी है, देखो यूनिट न्यूटन पर मीटर, ठीक है। μ0/2π का वो वैल्यू लिखा, I1 I2 में से I1 गिवन था, I2 निकालना था, डिस्टेंस प्रॉपर यूनिट्स में ही है, इट्स जस्ट सब्स्टिट्यूशन, इवन डायरेक्शन भी नहीं पूछ रहा है, केवल वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट किए और I2 की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो ये तो मैंने आपको जस्ट वो फॉर्मूला जो सीखा था अभी अभी वो अप्लाई करना सिखाया। अब ये सवाल देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो गाइज अब मैटर क्या है, देखिए इस सिचुएशन में ये कह रहा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ रेक्टेंगुलर लूप लाई इन द सेम प्लेन एज शोन इन फिगर। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो I1 वाला, और ये लूप जो है वो I2 वाला, दे लाई इन द सेम प्लेन एज शोन। द डायमेंशंस एंड करंट्स आर इंडिकेटेड, साइड लेंथ ये B C और वो डिस्टेंस A ये सब दे रखा है, और करंट दिखा रखे हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप, लूप के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। ऑल राइट, तो अब देखो क्या कहानी है, किस तरह से सॉल्व करना है, एक बार ढंग से एनालाइज करते हैं गाइज। अब मैटर क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला वायर है ना, इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर इस पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड बना के रखेगा, और इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड वाले इलाके में आपने यहां पर एक लूप रखा हुआ है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जैसे ही अपने को देखा कि यार ये तो वायर पे फोर्स निकालने वाला मैटर है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या चलेगा? हमारा थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि यार केस 1 2 3 क्या लगाऊं? तो आपको ध्यान आया यार, तो क्लोज लूप है, और क्लोज लूप है तो केस 3 अप्लाई हो गया। केस 3 अप्लाई हो गया, दैट मींस एल इफेक्टिव को 0 रखो और फोर्स को 0 बोलकर फ्री हो जाओ। सही है? एक बार सोचो, सही बन रहा है क्या? द पॉइंट इज, मैं यहां पर एल इफेक्टिव 0 बोलकर, नेट फोर्स को 0 बोलकर फ्री नहीं हो सकता। कारण मैंने बोला था, जब भी वायर्स पे फोर्स लगाने की बात आएगी, जब भी केस 1 2 3 में से चूज करने की बात आएगी, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है। क्या है, क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म? यहां पे गाइज एक इनफाइनाइट वायर है। अब ये इनफाइनाइट वायर कब से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज इसका मैग्नेटिक फील्ड तो यार आर के भरोसे होता है, μ0I/2πr। तो ये a डिस्टेंस पे अलग फील्ड बनाएगा, फिर यहां से थोड़ा और दूर गए तो μ0I/4πr में r बढ़ गया और फील्ड बदल गई, b डिस्टेंस पे गए और फील्ड। तो पूरे लूप के इलाके में हर जगह द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट, हर जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये तार इस पूरे इलाके में हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। सो द केसेस, केस 1 2 3 नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, पूरे लूप के लिए डायरेक्टली वो केस नहीं लगा सकते, तो आंसर 0 तो नहीं आएगा, एल इफेक्टिव बात अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने वही चीज यहां पर नोट डाउन की कि सिंस magnetic field created by the wire is not uniform, hence cases मतलब क्लोज लूप वाला पॉइंट, इट्स नॉट एप्लीकेबल, है ना। तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है।
और ये एक्चुअली जहां पर भी मैं आपको ये बताता हूं ना कि यार मिस्टेक कहां पर हो सकती है, मोस्टली बच्चे कहां गलती करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड सबसे पहले चेक करना, तो उसको आप अपने नोट्स में प्रॉपरली हाईलाइट कर लिया करो कि वो एक पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, मतलब उसके ऊपर आप एक स्टार बना लो, है ना, उसके ऊपर आप एक स्टार बना लिया करो उस सेक्शन पे कि यार ये मेरा पॉइंट ऑफ मिस्टेक है। ये मतलब एक यूजुअल प्रैक्टिस अपनी बना के रखो कि जहां भी आपको लगता है कि मिस्टेक हो सकती है, जो मैंने आपको हाईलाइट किया है कि यार ये मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं इस एग्जाम में, या ये पॉइंट रीड करना भूल जाते हैं, जो भी मैं अपने लेक्चर्स में ऐसे बताऊं ना, वहां पे स्टार बना के POM लिख दिया करो, इट्स अ पॉइंट ऑफ मिस्टेक। तो जब भी आपको रिवाइज कर रहे हो, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो हर बार आपको ध्यान रहेगा यार ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, यहां गलती नहीं करनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब क्लोज लूप थियोरी, L इफेक्टिव 0, वो बातें यूज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब क्या जुगाड़ है, अब क्या कर सकते हैं? तो अब जब इस वायर का लगाया हुआ फोर्स इस पर एक शॉट में कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो फिर इसको पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो मान लो इसमें मैं इसके पार्ट्स ये A B, ऐसे लूप को ABCDA मार्क कर लेता हूं, और फिर मैं इस AB पर अलग फोर्स कैलकुलेट करूं, फिर BC पे निकालूं, फिर CD, फिर DA, और फिर वेक्टर्स के हिसाब से उनको ऐड करो, दैट मेक सेंस। तो अब अगर मैं फोर्स पहले तो BC और DA पर चेक करता हूं, है ना, पहले उन हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे देखना। सो गाइज, ये वायर जो है, ये वायर इस पूरे इलाके में ऑल्दो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बना रहा है, बस कौन सी डायरेक्शन बना रहा है? तो डायरेक्शन आप चेक करोगे पाम रूल के हिसाब से, तो करंट के अलोंग थंब, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड्स, इस पूरे इलाके में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ऑल्दो यूनिफॉर्म नहीं है बट है तो इनवर्ड्स ही। तो इस पूरे इलाके में I1 ने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। अब ये जो BC वाला वायर है ना, इसमें आपका करंट जो जा रहा है वो जा रहा है C से B की तरफ। तो इस पर फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स निकलेगा L क्रॉस B से। तो इसका लेंथ करंट की डायरेक्शन में L क्रॉस B, B इनवर्ड्स है, तो B से C वाले पोर्शन पे फोर्स लगा है डाउनवर्ड्स। ठीक है, फिर इसके एग्जैक्टली सिमिलर सामने AD है, तो AD में करंट जा रहा है राइटवर्ड्स, इस पे L क्रॉस B लगाना साहब, तो ये L क्रॉस B देख रहे हैं, तो ये L क्रॉस B आ रहा है अपवर्ड्स। सो गाइज, जो B से C वाला आपका ये फोर्स है ना, जो B से C वाला फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स, A से D में भी आपका वही फोर्स है, तो वो तेरा मेरा हाल मैच कर रहा है ना। तो इस केस में B से C पे L क्रॉस B डाउनवर्ड फोर्स, A से D में अपवर्ड फोर्स, जितना BC पे फोर्स लग रहा है उतना AD पे लग रहा है, बट ऑपोजिट लग रहा है। दैट मींस ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ऑल्दो B से C पर एक नॉन जीरो फोर्स आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, AD पर भी कुछ नॉन जीरो फोर्स आएगा, बट वो इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं, तो वो तो वैसे कैंसिल हो गए। तो मैं बोल रहा हूं दैट FBC एंड FAD are equal and opposite. Hence, they cancel out. है ना, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो इनका तो कैलकुलेशन करने का अब कोई मतलब नहीं बनता, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। राइट, अब बचता है AB एंड CD। क्या इनके भी फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे ना, कारण कि AB वाले इलाके में I1 की फील्ड अलग वैल्यू है और CD वाले इलाके में I1 की अलग फील्ड वैल्यू, तो वो तो कैंसिल हो नहीं पाएंगे। तो अपन उनका कैलकुलेशन देखते हैं। तो मुझे फोर्स निकालना है वायर AB पे। ठीक है, नाउ गाइस, AB वाला वायर उस I1 वाले तार के कारण किस तरह से फोर्स झेलेगा, तो इमीडिएटली हमें ख्याल आया कि यार ये तो पैरेलल वायर्स वाला मैटर है। पूरे लूप को एक बार में सॉल्व मत करो, बट ये AB पे तो मैं अलग से फोर्स निकाल सकता हूं, CD पे अलग से निकाल सकता हूं, BC और AD में कैलकुलेशन करने की नीड नहीं बची, बिकॉज वो फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गए। और वैसे भी यार B से C में जिस जिस तरह की फील्ड मिलेगी, A से D में भी वही सारी फील्ड्स मिलेंगे ना, तो इनका हाल तो एग्जैक्ट मैच था। AB और CD का एग्जैक्ट मैच नहीं हो सकता, बिकॉज CD तो दूर है I1 से, ये CD वाला वायर इससे दूर है, तो इसको तो कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड झेलनी पड़ेगी, क्लोज पड़ा हुआ है। तो AB पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो मैं जानता हूं कि यार ये पैरेलल वायर्स वाला मैटर आ गया, और पैरेलल में भी अनलाइक करंट्स। तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा था? इट इज म्यू नॉट I1 I2, तो म्यू नॉट I1 I2
अपॉन 2πd, वो डिस्टेंस कितना है यहां पे a है, तो अपॉन 2πd की जगह 2πa लिख रहा हूं। बट फिर मुझे क्लिक हुआ कि अरे यार ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ था, ये जो फॉर्मूला है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ था, और मुझे ये पर यूनिट लेंथ नहीं निकालनी, मुझे इस पूरे पे निकालनी है फोर्स। तो यार यूनिट लेंथ पे अगर इतना लग रहा है तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ c दे रखी है ये वाली, देखो राइट। तो यूनिट लेंथ पे अगर इतना है तो इसकी लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो इनटू c कर लिया। ठीक है, अब ये फोर्स किस तरफ आना है, डायरेक्शन भी तो लिखोगे, वेक्टर है भाई। तो ये I1 और यहां का I2 दे आर अनलाइक करंट्स, और अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब अनलाइक करंट्स होंगे गाइस तो अनलाइक करंट्स विल रिपेल, है ना। तो यहां पर रिपेल के हिसाब से ये वायर इस वायर को रिपेल करेगा, तो अपने से दूर पुश करेगा। ये रिपल्शन आ रहा है तो अपने से दूर पुश कर रहा है, दैट मीन्स द फोर्स इज राइटवर्ड्स। ठीक है, अब हमें फोर्स निकालना है CD पे। अब CD और ये वाला वायर और ये CD वायर, ये अगेन पैरेलल वायर्स हो गए। तो ये पैरेलल वायर्स हैं, तो ये उस वायर को फोर्स लगाएगा, वही अपने को निकालना है। अब वो कितना लगाएगा अगेन, तो दिस इज म्यू नॉट I1 I2, तो अगेन इसमें I1 है और उसमें I2 करंट चल रहा है ना, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब इस बार वो d कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो a प्लस b है। ये वायर इस वायर से a प्लस b दूरी पे है, तो ये आ गया a प्लस b। ठीक है, फिर से गाइज ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ में अगर इतना फोर्स है तो इस c लेंथ में कितना होगा, तो इनटू c किया। अब ये देखो इसमें करंट अपवर्ड्स है और CD में आप देखें तो इसमें भी अपवर्ड्स है, तो ये लाइक करंट्स हो गए, एंड द लाइक करंट्स विल अट्रैक्ट। तो ये तार CD को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स जो आएगी ये आपकी लेफ्टवर्ड्स आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपन देख रहे हैं कि इस लूप में AB पर राइटवर्ड फोर्स लग रहा है और CD पर लेफ्टवर्ड लग रहा है, और सवाल ने हमसे टोटल फोर्स मांगी थी। तो गाइज ये सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब कौन सा माइनस कौन सा करना है, ऑफ कोर्स आप ग्रेटर माइनस स्मॉलर करोगे ना, इसमें ग्रेटर कौन है, तो सिंपल सा फंडा यार, ये वाला वायर I1 के करीब है, तो जब ये क्लोज होगा तो फोर्स ज्यादा झेलेगा, और वो वायर उससे दूर कर रखा है तो उस पर फोर्स कम लगेगी। वैसे भी उसका डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो फोर्स तो कम ही होगी। तो ये नेट फोर्स हो जाएगी आपकी FAB ग्रेटर माइनस स्मॉलर FCD। माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये सारा सामान A और A प्लस B के अलावा सारा सामान कॉमन आ रहा है, तो म्यू नॉट I1 I2 C अपॉन 2π, इतना तो कॉमन आ गया। और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, तो ब्रैकेट में बच रहा है 1/a माइनस 1/a प्लस b, ये अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस गिवन। यहां तो ये ऑप्शन वाला सवाल नहीं लिया मैंने, पर हाँ डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर इसी को ऐसे ही छोड़ सकते हो कि ऑप्शन किस तरह दे। बट हाँ द पॉइंट इज ये नेट फोर्स किस तरफ आएगा, ये वाला ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है ना, तो रिजल्ट जो आएगा वो इसके हिसाब से आएगा डोमिनेटिंग, दैट मीन्स द नेट फोर्स इज राइटवर्ड्स। ये आपका नेट फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सवाल है, इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अलग से निकाल रहे हैं और वो सब नहीं करना। जैसे आपने देखा कि यार पैरेलल वायर्स है ना, तो फिर वो डेरिवेशन जो मैंने कराया था ना, ये आपको ऐसे बार बार नहीं करना है, हर बार वो डेरिवेशन पूरा नहीं करना है आपको, ये तो एक बार समझाने के लिए बता दिया। अब आप पैरेलल वायर्स देखते ही डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। तो जैसे ही आपने देखा कि पैरेलल वायर्स वाला मैटर है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, बोला कि भाई यूनिट लेंथ पर फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, तो सी लेंथ पर कितना होगा इनटू सी किया। डायरेक्शन का ध्यान रखा यूजिंग लाइक अनलाइक, कोई एल क्रॉस भी नहीं चाहिए, लाइक अनलाइक से डायरेक्शन पता कर ली और उसके हिसाब से नेट फोर्स निकाल लिया। तो पैरेलल वायर्स वाले मैटर्स तो ऐसे ही हैंडल होंगे। ठीक है, तो ये एक और सिचुएशन अपन ने रैप अप किया। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अगेन पैरेलल वायर्स वाली मैटर है। इट सेज 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट एज शोन, 30, 10 और 20 करंट बता रखे और एरोज भी बना रखे। They are arranged as shown. The force experienced by a 25 centimeter length of wire C. तो ये वायर C अपन ने कंसिडर किया है, बीच वाला, और इस वायर के 25 सेंटीमीटर लेंथ पे, 25 सेंटीमीटर के सेगमेंट पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो लेट्स से ये यहां से यहां तक मैं 25 सेंटीमीटर का सेगमेंट ले लेता हूं, है ना, ये यहां से यहां तक का पोर्शन ले लो।
और इस सेगमेंट पे बाकी दोनों मिलकर कितना फोर्स लगा रहे हैं वो बताना है। करंट के एरोज में ये वाला करंट डाउनवर्ड दिखा रखा है, ये करंट यहां पे ऐसे अपवर्ड शो किया हुआ है, और ये वाला करंट भी अपवर्ड शो किया हुआ है। तो ठीक है अब ये अपना वायर डी है और वो वायर जी है, चेक कर लेते हैं। तो गाइज वायर सी पे कितना फोर्स लग रहा है डी के कारण, पहले वो निकाल लेता हूं। इसने टोटल फोर्स मांगा है वायर सी के किसी सेक्शन पे, टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो भाई इस पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है, इस पर एक तो डी वायर जो है वो फोर्स लगाएगा और एक जी लगाएगा। तो अपन दोनों का फोर्स कैलकुलेट कर लें अलग अलग कि भाई ये कितना फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, और फिर ऑपोजिट हो तो सबट्रैक्ट कर लो, सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर लो, वो वेक्टर्स के हिसाब से चला लेंगे। तो देखिए इस वाले वायर के ऊपर इस डी के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल रहा हूं। तो मैं जानता हूं दिस इज म्यू नॉट I1 I2, करंट का क्या सीन है, करंट है 30 और 10, तो म्यू नॉट I1 I2, तो म्यू नॉट 30 इंटू 10 अपॉन 2 पाई डी, अपॉन 2 पाई डी कितना है, इनके बीच में गैप 3 सेंटीमीटर्स है, तो 0.03 मीटर्स मैंने लिखा, ठीक है। और ये अपन जानते हैं ये जो फोर्स है ये यूनिट लेंथ पे होती है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यूनिट लेंथ का है, और इसने बोला कि 25 सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स निकालनी है, तो ये मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर। तो ये मैंने फोर्स ऑन सी निकाला है ड्यू टू डी, ठीक है। अब ये रिपल्शन है कि अट्रैक्शन है ये भी चेक कर लो साथ साथ में। तो देखो गाइज दिस इज अ सिनेरियो ऑफ अनलाइक करंट्स, सो अनलाइक करंट्स के बीच में तो रिपल्शन आएगा, तो ये वाला वायर उसको रिपेल करेगा, अपने से दूर धक्का मारेगा, है ना। रिपल्शन है तो फोर्स राइट में आ रहा है कि लेफ्ट में आ रहा है, चेक करने के लिए क्या करें कि ये अपवर्ड करंट ये डाउनवर्ड करंट, तो ये अनलाइक करंट्स हो गए। अब अनलाइक करंट से तो ये वायर उसको रिपेल करेगा, अपने से दूर धक्का देगा, तो ये राइटवर्ड्स पुश कर रहा है इसको, ये फोर्स निकाल लिया, ठीक है। तो किस तरह से चेक हुआ, दिस इज एफ सी डी निकालना था, तो म्यू नॉट I1 I2, ये आपके I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी 3 सेंटीमीटर, और ये यूनिट लेंथ पे अगर फोर्स था तो 25 सेंटीमीटर पे कितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। नाउ द फोर्स ऑन सी ड्यू टू जी, ठीक है, इसी वायर पे ये कितना फोर्स लगा रहा है वो भी चेक करो। तो दिस इज नाउ म्यू नॉट I1 I2, I1 में दिस इज 10 20 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, अपॉन 2 पाई डी, डी कितना है यहां पे 2 सेंटीमीटर, तो 0.02, और ये भी अगेन यूनिट लेंथ पे फोर्स है, तो यूनिट लेंथ पे अगर इतना होगा तो 25 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो 0.25, ये भी मल्टीप्लाई किया। अब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सो गाइज ये डाउनवर्ड करंट है, ये अपवर्ड करंट है, सो अगेन अ मैटर ऑफ अनलाइक करंट्स, दैट मींस रिपल्शन। तो ये फिर से रिपल्शन, ये वाला तार जी सी को अगर रिपेल करेगा तो अपने से दूर धक्का मारेगा लेफ्ट में, तो ये फोर्स जो आ रहा है ये लेफ्ट में आ गया। आया समझ में इतना। अब नेट फोर्स निकालने के लिए वी नो दैट नेट फोर्स निकालने के लिए इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालने के लिए इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सबट्रैक्शन से पहले पहले कंपैरिजन समझ लें, तो यहां न्यूमरेटर में 300 आ रहा है एंड 300 अपॉन 0.03 करना है ना। यहां न्यूमरेटर में 300 है और ये अपॉन 0.03 करना है, तो ये 300 अपॉन 0.03 करूंगा, मान लो 2 जीरोस और भी लगा दूंगा, तो अल्टीमेटली वो आपका 10,000 आ जाएगा, राइट। बाकी म्यू नॉट बाई 2 पाई 0.25 वो तो यहां भी है। फिर इसमें आप देखो दिस इज 200 अपॉन 0.02, ये भी देख रहे हो तो ये भी वही 10,000 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक्चुअली गाइज जैसे ही आप इनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई म्यू नॉट बाई 2 पाई दोनों में है, 0.25 दोनों में है, दिस इज 300 बाई 0.03 है ना, तो ये 10,000 आ रहा है, एंड दिस इज 200 बाई 0.02, ये भी आपका 10,000 आ रहा है। तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। एक बार आप चेक करके देखो इसको पूरा सॉल्व करके, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और एक ने राइटवर्ड फोर्स लगाया था, इस वाले ने इसको राइट में धक्का मारा, इसने उतना ही धक्का लेफ्ट में मार दिया, तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, दीस फोर्सेस विल कैंसल आउट, एंड आपका नेट फोर्स जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है गाइज। जस्ट आपने वो कैलकुलेशन बना के देखा ना, तो वो जैसे आप कॉमन लेके कैलकुलेट करने जाओगे, और सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस है तो सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा, तो आपका नेट फोर्स जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो। समझ में आया क्या, है ना। इस वाले वायर को वो राइट में फोर्स लगा रहा था इतना, और ये लेफ्ट में फोर्स लगा रहा था इतना,
तो टोटल फोर्स निकालने के लिए अपन सब्ट्रैक्ट करने वाले थे। अब जैसी सब्ट्रैक्शन सोचा, ये दिखा कि यार ये तो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो गए एंड द नेट फोर्स बिकम 0। ठीक है, तो इस तरह के सवाल नीट में काफी प्रचलित हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आपका एक जबरदस्त कंट्रोल इस तरह के क्वेश्चंस में होना चाहिए। तो ये एक और सिचुएशन अपन ने फिनिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप गाइज। जैसा आपको बताया हुआ है कि जहां पर भी एग्जाम्पल आता है तो आप लेक्चर को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से ट्राई करो, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ो कि अब सोल्यूशन देख लेते हैं साहब, है ना। तो अब देखिए एक और, इट सेज वन ऑफ द टू स्ट्रेट वायर्स each of length 1 meter and mass 2 kilogram is clamped in a horizontal position। ठीक है, इस तरह का सेटअप है। दिस इज लूप ए बी सी डी पूरा, यहां पर एक बैटरी लगा रखी है। सो वन ऑफ द टू स्ट्रेट वायर्स, दो स्ट्रेट वायर्स हैं, दोनों का लेंथ 1-1 मीटर दे रखा है, मास 2 ग्राम्स दे रखा है। इस क्लैम्प्ड मतलब ये जो वायर सी डी है ना, अपन मान लेते हैं इसकी क्लैंपिंग कर रखी है, इसको क्लैंप किया हुआ है। ठीक है, A battery is connected in series with 2 wires। अब एक बैटरी है जो इन दोनों के सीरीज में, ये बैटरी अपने लगा रखा है ऑफ सम EMF E, तो EMF का बैटरी मान लेते हैं। If the second wire is at a height of 0.1 सेंटीमीटर, सेकेंड वायर जो है फ्रॉम द फर्स्ट, तो ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है। दिस गैप इज 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट वायर इज इन इक्विलिब्रियम। तो सेकेंड वायर जो है, मतलब ये ऊपर वाला वायर, इट इज इन इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी ओके। नाउ गाइस द पॉइंट इज, ये जो अपन ने सर्किट कनेक्ट किया ना, इस बैटरी की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो किया होगा। तो ये मान लेते हैं कि आई करंट चल रहा है और यही आई करंट घूम के यहां पर भी आ रहा है, तो ये आई करंट मूविंग है सर्किट में। अब देखना, क्वेश्चन ने डेटा इतना चतुराई से दिया है, इतना स्मार्ट डेटा दिया है कि इसने वायर्स की लंबाई जो है वो 1 मीटर दे रखी है और इनके बीच में गैप 0.1 सेंटीमीटर दिया है। तो मैंने आपको यही बोला था कि वायर, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है कि वायर का लेंथ बहुत ज्यादा है और जिस डिस्टेंस पे आप फील्ड देख रहे हो ना, वो डिस्टेंस बहुत कम है। मतलब वायर 5 मीटर का है और आप उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे फील्ड देख रहे हो, तो वो 2 सेंटीमीटर इतना क्लोज है कि वो लंबा वायर ऑलमोस्ट आपको इनफाइनाइट लेंथ का नजर आएगा। यही फंडा बोला था मैंने। तो यहां पर भी गाइज इन दोनों में गैप बहुत कम है, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर, और वायर की लंबाई बहुत बड़ी है 1 मीटर। सो बेसिकली इसको अपन लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट वायर का केस मान सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक हॉरिजॉन्टल लॉन्ग वायर है और ये एक हॉरिजॉन्टल लॉन्ग वायर है, दोनों में आई करंट चल रहा है, बैटरी ने ड्राइव किया। अब सिंस दिस इज द मैटर ऑफ अनलाइक करंट्स, ये ऐसे जा रहा है और ये इसे ऐसे जा रहा है, तो अनलाइक करंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स द अनलाइक करंट्स विल रिपेल। तो ये मान लो नीचे वाला वायर ये जो है, दिस इज द फर्स्ट वायर एंड दैट इज द सेकंड वायर, इसको क्लैंप किया हुआ था। ठीक है, और फिर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फर्स्ट वाला वायर जब इसको रिपेल करेगा, फर्स्ट वाला वायर जब इसको रिपेल करेगा तो ऐसे अपवर्ड पुश कर रहा है, तो मैं उस CD, ये जो वायर है CD, इसका अगर अपन FBD बना लें, ये जो वायर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, रिपल्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो आ जाएगा FB ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है जो नीचे वाले वायर ने इस पर लगाया है, तो ये AB उसको रिपेल कर रहा है, तो अपने से दूर पुश कर रहा है, ऊपर धक्का मार रहा है। अब इस CD पर एक और फोर्स जो आप लगाएंगे, दैट विल बी ऑफ कोर्स इसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो सिंस मास अपने को दे रखा है, वर्टिकल प्लेन में है, इसको इक्विलिब्रियम में होल्ड करना है, तो गाइस इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स बैलेंसिंग करोगे, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इस पर लगा है, जो इसने लगाया था उस वाले पे, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए अर्थ जो लगा रही होगी mg, और तब वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। सो बेसिकली फॉर इक्विलिब्रियम, ये जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स उस पर लगा है अपवर्ड्स, दैट शुड बी बैलेंस्ड विद mg। ये पॉइंट समझ में आया गाइज? ये वायर उसको रिपेल कर रहा है बिकॉज अनलाइक करंट्स हैं, और उस रिपल्शन को mg बैलेंस करके रखेगा, तो हमारा वायर इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, नेट फोर्स 0 हो पाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैसे निकालें? दिस इज म्यू नॉट I1 I2, दोनों में सेम करंट ही तो चल रहा है, तो I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ का,
और इसका लेंथ कितना, ये तो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, और हमें जिस लेंथ पे फोर्स निकालना है वो लेंथ कितना है, वो 1 मीटर है साहब, तो ये 1 मीटर है ना। म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πd इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अब यूनिट लेंथ पे अगर इतना फोर्स है तो इस 1 मीटर लेंथ पे कितना होगा, तो इनटू 1 किया, एंड दैट इज बैलेंस्ड विद mg। ठीक है, अब यहां से मुझे वो I का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां से जब I का वैल्यू निकालना है तो ये हो गया I स्क्वायर इक्वल्स, इसमें म्यू नॉट बाय 2π को एक साथ ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, d उधर जाएगा, तो दिस इज mgd अपॉन म्यू नॉट बाय 2π, mgd अपॉन म्यू नॉट बाय 2π। ये कैलकुलेशन बन रही है। अब डेटा प्लेस करो, तो मास का वैल्यू कितना दे रखा था, मास दे रखा है 2 ग्राम्स, तो ये 2 किलोग्राम करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया। टू इंटू 10⁻³ तो ये हो गया। फिर g लिखा हुआ है तो g 10 हो गया, और d कितना है, d इनके बीच का गैप, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कर रहा हूं तो 1 इंटू 10⁻³ बन रहा है, तो ये 10⁻³ का फैक्टर इधर आ गया। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में म्यू नॉट बाय 2π, म्यू नॉट बाय 2π मतलब 2 इंटू 10⁻⁷। अब ये कैलकुलेशन समेटो, तो इस कैलकुलेशन में गाइज आपका ये 2 तो एडजस्ट हो गया, ये 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻6 इंटू 10 किया तो 10⁻5, ऊपर 7 आया तो 100 आ गया भाई, तो ये I स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रही है। समझेगा कैलकुलेशन, ये I स्क्वायर की वैल्यू आपकी 100 आ गई, दैट मींस I जो आना चाहिए दैट शुड बी 10 एम्पियर। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, मैंने जो वायर CD बनाया था उस CD पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का रिपल्शन आ रहा है अपवर्ड्स, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है। इक्विलिब्रियम के लिए मुझे इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना था, तो मैंने FB बराबर mg किया, FB का वैल्यू लिखा म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πd। पता चला कि भाई ये तो यूनिट वायर पे यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, तो 1 मीटर लेंथ पे कितना लगेगा, इनटू 1 किया, बैलेंसिंग की mg के साथ, यूनिट्स का केयर किया, I स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रही है, I की वैल्यू 10 एम्पियर आ जाएगी। तो अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन वाइज उतना चैलेंजिंग नहीं है, बहुत लंबा भी नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। तो आपको डेफिनेटली इससे लर्निंग लेनी चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल्स अपन कर पाए। राइट, फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सिचुएशन जो इसके अंदर आ रहा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, देखो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। इट सेज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a carrying a current I is placed in a 2-dimensional magnetic field. The center of the loop coincides with the center of the field. The strength of the magnetic field at the periphery is B. Then the magnetic force on the wire is. Now, guys, सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर का सवाल है कि फोर्स ऑन द वायर, तो मैंने आपको यही पूरा क्लैरिटी से बता रखा है कि जैसी वायर पे फोर्स का सवाल आएगा ना, तो सबसे पहले देखो कि यूनिफॉर्म फील्ड है या नहीं है। अब अपन ने देखा कि यार यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो B है, इस जगह कितना है तो B मैग्नेटिक फील्ड है, यहां कितना है तो B मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे हर जगह B है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड तो सेम है, बट डायरेक्शन तो अलग अलग है। इसको यूनिफॉर्म फील्ड थोड़ी बोलते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होनी चाहिए ना, वो तो नहीं है इस केस में। तो इक्वली स्पेस्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसका इधर डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन, तो ये काहे का यूनिफॉर्म, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इंप्लाइज cases not applicable directly. ठीक है, मैंने बताया था ये अपना POM में रहेगा, ये अपना पॉइंट ऑफ मिस्टेक रहेगा, यहां पे गलती बचानी है। राइट, आप L इफेक्टिव 0 बोलकर आजाद नहीं हो पाओगे। आप ये नहीं बोल सकते कि सर सर्किल आ गया, लूप आ गया और करंट कैरिंग लूप, L इफेक्टिव 0 करो, 4 खत्म, कहानी नहीं होगा ऐसे सॉल्व। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो आपका वो केस 1 2 3 अप्लाई ही नहीं होना है, आपका L इफेक्टिव 0 वाला मैटर अप्लाई ही नहीं होना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में कहानी को पार्ट्स में ब्रेक करके ही सॉल्व करना है। मैंने यहां पर भी यही सिखाया था आपको कि इस केस में सिंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो आपने पूरी कहानी को पार्ट्स में ब्रेक किया।
राइट। इधर यूनिफॉर्म इधर तो चलो पैरेलल वायर्स वाला डायरेक्टली अप्लाई हो रहा था, यहां भी हो रहा था, बट अगेन यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो एल इफेक्टिव वाली बात यूज नहीं हो पाएगी। तो अब क्या करें, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ो, पार्ट्स में ब्रेक करो। तो देखिएगा गाइज, इसमें अगर मैं करंट की दिशा में यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं तार पे, ये डीएल एलिमेंट लिया, ठीक है। इधर मैं करंट की दिशा में, आप देखो यहां पे डीएल एलिमेंट ले रहा हूं, तो ये डीएल एलिमेंट ऐसे ले रहा हूं। तो ऐसे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट पे अपन फोर्स निकालें अगर, डीएफ, तो दैट फोर्स कैन बी रिटन एज बी आई डी एल साइन 90 क्यों? अब वो बी आई एल साइन थीटा पूरे वायर के लिए तो अप्लाई हो नहीं पा रहा है, बट स्मॉल स्मॉल एलिमेंट पे तो अप्लाई हो सकता है ना। इस एक एलिमेंट के घर पे तो एक ही फील्ड है, फिर इस एलिमेंट के घर पे एक फील्ड है, तो वो थीटा किसके बीच में एंगल होता था? थीटा होता था लेंथ और बी के बीच में। तो यहां डीएल एलिमेंट तो आ गया ऐसा टेंजेंशियल, और मैग्नेटिक फील्ड है ये 90 डिग्री, यहां डीएल एलिमेंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, तो मैंने एल और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल रख दिया। तो दिस इज द फोर्स ऑन वन सच एलिमेंट। अब वो डायरेक्शन चेक करना, तो ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, सोचो कैसे देखते हैं? इट इज डीएल क्रॉस बी, है ना, डीएल क्रॉस बी। तो ये डीएल एलिमेंट उस तरफ है, बी ऊपर की तरफ है, तो डीएल क्रॉस बी इनवर्ड्स आ रहा है। तो ये जो फोर्स आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स। क्या हर एलिमेंट पे ऐसा ही सीन है क्या? देखना, ये डीएल एलिमेंट यहां है, बी उधर है, तो ये डीएल क्रॉस बी इनवर्ड्स। इधर एलिमेंट देखें तो करंट की दिशा में डीएल, तो ये करंट की दिशा में डीएल, बी इस तरफ है, तो ये डीएल क्रॉस बी इनवर्ड्स। तो हर छोटे छोटे एलिमेंट पे, हर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट पे इतना ही फोर्स लगेगा और इनवर्ड्स ही लगेगा। तो ये डीएफ कितना हो गया? दिस इज बी आई डी एल इनवर्ड्स ऑन ऑल सच एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे हर एलिमेंट पे आपका फोर्स जो आ रहा है वो इनवर्ड्स आ रहा है। अब जब सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, जब ये हर एलिमेंट के ऊपर इनवर्ड फोर्स है, सारे फोर्स एक डायरेक्शन में है, तो टोटल निकालने के लिए क्या, इंटीग्रेट कर दो, ऐड कर दो टोटल फोर्स। तो आपका टोटल फोर्स जो आएगा ना गाइज, दैट इज बी आई डी एल का इंटीग्रेशन। अब इसमें देखो, ये बी का जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है ना सब कुछ, डायरेक्शन तो अपन ने अलग से देखा है तो मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड तो हर एलिमेंट के घर पे सेम है ना, बी का मैग्नीट्यूड तो हर एलिमेंट के घर पे सेम है, तो बी को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो। करंट कांस्टेंट गिवन है तो आई को बाहर कर दो और बचा डीएल का इंटीग्रेशन। नाउ गाइस, ये डीएल का वेक्टर इंटीग्रेशन नहीं है, ये सब यहां मैग्नीट्यूड के रूप में लिखे हुए हैं। आपने फोर्स लिखा हुआ है बी आई डी एल साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, डायरेक्शन तो आप अलग से हैंडल कर रहे हो। तो ये डीएल का स्केलर इंटीग्रेशन है, मतलब ये डीएल लेंथ प्लस ये डीएल लेंथ प्लस ये डीएल लेंथ प्लस ये डीएल लेंथ, सारे छोटे छोटे एलिमेंट मिलकर क्या बना? इट इज 2 पाई आर। ये हमारे लास्ट लेक्चर की तरह नहीं है कि पूरा का पूरा बी वेक्टर बाहर निकाल दिया, पूरा का पूरा आई बाहर निकाल दिया और डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन किया तो एल इफेक्टिव बना, वो बन ही नहीं सकता था। यहां पूरा बी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, बी का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो हर जगह अलग अलग थी। तो बी और आई को तो मैग्नीट्यूड को तो बाहर किया, और अब ये बचा डीएल स्केलर का इंटीग्रेशन विच इज 2 पाई आर। सही है ना? अगर ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन होता तो हम 0 बोल देते, तो स्केलर इंटीग्रेशन है, तो सारे छोटे छोटे लंबाई ऐड करेंगे तो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई ए। तो ये बन गया आपका बी आई इंटू 2 पाई ए, और ये डायरेक्शन किस तरफ आया है? इनवर्ड्स आया है, तो ये फोर्स इनवर्ड्स आ रहा है। तो देखें 2 बी आई पाई ए, 2 बी आई पाई ए, और इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब क्रॉस से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो 2 बी आई पाई ए इनवर्ड्स, ये आपका पहला ऑप्शन बन गया, है ना। तो अगेन दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आप देखिए बस ये सबसे कॉमन, यहां तो फिर भी इसने भला किया आपका कि इसने ऑप्शन 0 नहीं दिया। इस केस में अगर 0 ऑप्शन देता ना तो आपका पहला ध्यान वही जाना था कि भाई क्लोज लूप है 0 मार्क करो, नहीं कर सकते थे ना। क्यों? पॉइंट ऑफ मिस्टेक कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो केसेस तो लगाने ही नहीं है साहब। फिर उसके बाद पार्ट्स और पैरेलल वायर्स का मैटर भी नहीं है, तो वो भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो पार्ट्स में ब्रेक करो कि या तो ऐसे स्क्वायर के और पार्ट्स बन जाएंगे या फिर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स करो, ऐसे डीएल एलिमेंट्स करो। तो ये स्मॉल एलिमेंट्स के उसमें इंटीग्रेशन लगाया और वहां से नेट फील्ड 0 आ गई। ठीक है,
तो ये नेट 4-0 आ गया। तो ये अपना एक और सिनेरियो फिनिश किया। गाइज ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ओवरऑल लर्निंग के लिए। तो मेक श्योर इन सभी एग्जाम्पल्स को एक बार आप दोबारा सॉल्यूशंस हाइड करके दोबारा खुद से सॉल्व करो, है ना। फॉर्मूलाज वगैरह जो सीखे हैं उनको प्रॉपरली मेमोराइज करें, जहां जहां मेमोराइज करना रिक्वायर्ड है। जहां जहां थियोरेटिकल पॉइंट्स बताए हैं उनको आप ध्यान रखें फॉर असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्वेश्चंस, है ना। और बहुत कंफर्टेबली एक बार लेक्चर 10 आज फिनिश कर लीजिए। इसकी प्रैक्टिस शीट जो अटैच्ड है वो आप फिनिश कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो इसका नेक्स्ट सेक्शन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, कि भाई करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स तो उस पर नहीं लगती है, बट उस पर एक टॉर्क लग जाता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन नाउ। वो मैटर फिर अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक यहां तक का पोर्शन फिनिश करके रखिए, एंड मेक श्योर अगले लेक्चर में जब मिले तो लेक्चर 1 से 10 तक का थियोरी एक बार पूरा रिवाइंड कर लेना है ना। तो लेक्चर 11 में फिर टॉर्क वाला मैटर अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक आराम से अपनी स्टडीज में आगे बढ़ें। कीप वर्किंग हार्ड गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर। चलिए।